हेलो माय फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में बंधक क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है और बंधककर्ता का अधिकार क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जुडिशियल सर्विस के लिए और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम इस प्रश्न में देखें, तीन बातें हैं। एक, बंधक क्या है, व्हाट इज मॉर्गेज, आवश्यक तत्व और बंधककर्ता के अधिकार। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 58 में 5 पद परिभाषित है। नंबर 1 बंधक, नंबर 2 बंधककर्ता, नंबर 3 बंधकदार, नंबर 4 बंधक धन और 5 बंधक विलेख। अगर 58 की परिभाषा का अवलोकन करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बंधक एक विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में किसी हित का ऐसा अंतरण है जो ऋण के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय यानी पेमेंट को प्रतिभूत करता है। अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, ये निकल के आया कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, रुपए की जरूरत है, या उसने किसी धन को लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है और उसका पेमेंट करना है, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो अपनी अचल संपत्ति को इस धन के पेमेंट के लिए प्रतिभूत कर देता है। यही धारा 58 की मंशा है और इसे ही बंधक कहते हैं। इस परिभाषा का समर्थन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी जयशंकरप्पा वर्सेस डीएस गुलबाड़ी AIR 2000 कर्नाटक के मामले में भी ये किया है। अगर हम इसके आवश्यक तत्व को देखें तो मुख्यतः 4 प्रकार के आवश्यक तत्व निकल के आते हैं। पहला, जो अंतरण है वो प्रतिफल के साथ होना चाहिए। दूसरा, अंतरण उस संपत्ति में के हित का होना चाहिए। अंतरण अचल संपत्ति का होना चाहिए और इस अंतरण का उद्देश्य ऋण के संदाय को प्रतिभूत करना है। इस प्रकार से इन तत्वों के साथ जो संपत्ति अंतरण की जाती है वो बंधक कहलाती है और ऐसा करने वाला बंधककर्ता कहलाता है, जो संपत्ति को अंतरण करता है। और जो इस अंतरण को स्वीकार करता है यानी जो अंतरिती है, जो ट्रांसफररी है, वो बंधक ग्रहीता कहलाती है। जिस धन के लिए ये संपत्ति अंतरण की जाती है वो बंधक धन कहलाती है। और जो ये कुछ डॉक्यूमेंट के रूप में है वो बंधक विलेख कहलाता है। इस प्रकार से धारा 58 बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख को परिभाषित करती है। अब बंधककर्ता के अधिकार, ये 2 सीरीज में बनेगा। एक बंधककर्ता का अधिकार हम इस वीडियो में बना देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बंधकदार के अधिकार बता देंगे और इस तरीके से दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपकी कंपटीशन में आते हैं। अगर हम इसकी सिनॉप्सिस देखें, बंधककर्ता का अधिकार क्या है, आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अभी मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं एक इसकी कोड बता दूंगा, वो बिल्कुल एक लाइन में आपको खत्म हो जाएगा। एक लाइन से ज्यादा दूसरी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे में याद भी हो जाएगा। तो हमें लगभग 9 प्रकार के जो अधिकार है वो बंधककर्ता को दिखते हैं, जिसका प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 60 से लेके 66 के बीच में। पहला अधिकार क्या है? मोचन का अधिकार, ये धारा 60 में है। दूसरा, तृतीय पक्षकार के प्रति अंतरण कराने का अधिकार 60B में है। दस्तावेज के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार, ये 60B में है। चौथा अधिकार है साथ साथ या मोचन, साथ साथ या पृथकतया मोचन कराने का अधिकार 61। भोग बंधक की स्थिति में कब्जा प्राप्त कराने का अधिकार
कब्जा प्राप्त करने का अधिकार, वापस प्राप्त करने का अधिकार 62। बंधकित संपत्ति में अनुवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार, बंधकित संपत्ति में अभिवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार, बंधकित संपत्ति का नवीनीकरण कराने का अधिकार और उसको पट्टा करने का अधिकार, जिसका प्रोविजन सेक्शन 63, 63A, 64 एंड 65A में उपबंधित है। अभी हम इसका एक एक करके बहुत डिटेल चर्चा भी करेंगे और एक कोड बताएंगे लास्ट तक, जिसमें आपको एक ही लाइन में पूरा का पूरा ये जो आपका अधिकार है वो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं मोचन के अधिकार की बात करते हैं। बंधककर्ता का जो पहला अधिकार है वो मोचन का अधिकार है, राइट ऑफ रिडेम्पशन। ये प्रमुख अधिकार है, इसका उल्लेख धारा 60 में किया गया है। इसका अभिप्राय है कि जब बंधक धन शोध हो जाता है, यानी वो कंप्लीट होता है, उसको पेमेंट करने की स्थिति बन जाती है या पेमेंट हो चुका होता है, तब बंधककर्ता बंधकदार से अपेक्षा कर सकेगा कि वो बंधक संपत्ति का कब्जा या बंधक संपत्ति से संबंधित जो दस्तावेज है वो उसे वापस कर दे। बिल्कुल सामान्य भाषा में समझिए, आपने ऋण लिया, अपनी संपत्ति दे दी, आपने उस संपत्ति के जो ऋण लिया था उसका पेमेंट कर दिया अंतर्ती को। अब अंतर्ती का ये अधिकार है कि वो सामान्यतः आपकी संपत्ति को वापस कर दे या उससे संबंध में जो डॉक्यूमेंट है वो वापस कर दे। अगर ये सामान्यतः हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु यदि उसने ऐसा नहीं किया आपका पेमेंट करने के बाद, तो मार्गेजर यानी बंधककर्ता का जो उस संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार है उसे ही राइट ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं, जिसे मोचन का अधिकार कहते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस है। एक केस था गंगाधर वर्सेस शंकरलाल, AIR 1958, और दूसरा केस है मुरारी लाल वर्सेस देवकरण, ये 1965 का केस है। ये दोनों मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंधकित संपत्ति पर जो मोचन का अधिकार है वो सदैव बना रहता है और यह किसी संविदा द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह इस शर्त पर आधारित है कि जो एक बार बंधक है वो सदैव बंधक है। और इस सूत्र का जो आविर्भाव है वो नोक्स बनाम राइस 1902 के मामले में, यानी जो बंधककर्ता का जो मोचन का अधिकार है वो पक्षकारों की किसी पश्चातवर्ती संविदा के द्वारा ना तो कम किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, ये इसका मतलब है। इसी प्रकार से एक और रिसेंट केस है अचल दास दुर्गाजी ओसवाल बनाम रामविलास गंगा, ये 2003 का केस है। इसमें भारत में बंधक मोचन का अधिकार सांविधिक अधिकार है। ये कहा गया कि एक स्टैट्यूटरी राइट है और ये सामयिक अधिकार, ना कि ये सामयिक अधिकार है, यानी साम्यक अधिकार नहीं बल्कि ये सांविधिक अधिकार है। ये बात इस केस में कही। अब मोचन के अधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है? मोचन के अधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है और कब किया जा सकता है? तो नंबर 1, बंधक धन के भुगतान या निविदा द्वारा, यानी पेमेंट आप कर दीजिए और फिर उसका तब आप अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, बंधक धन के न्यायालय में जमा कर देने पर, अगर व्यक्ति ने नहीं लिया तो न्यायालय में आप जमा कर दीजिए। और तीसरा, मोचन के बाद द्वारा, बाय फाइलिंग ए सूट फॉर रिडेम्पशन। तो इस प्रकार से 3 परिस्थितियों में मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। अब मोचन के अधिकार की समाप्ति कब हो जाती है? पहला, ये पक्षकारों के कार्य द्वारा, यानी जैसे कि आपने पेमेंट कर दिया, दूसरे पक्षकार ने वो पैसा और आपकी संपत्ति वापस कर दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, न्यायालय की डिक्री द्वारा, और तीसरा, मोचन के बाद द्वारा। इस प्रकार से जो पहला आपका राइट था मोचन का अधिकार, उसमें आपने 3 बातें देखी। मोचन का अधिकार क्या है, इसका प्रयोग कब किया जा सकेगा और ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब जो बंधककर्ता का दूसरा अधिकार है वो है तृतीय पक्षकार के अंतरण करने का अधिकार, यानी तृतीय पक्षकार को अंतरण करने का अधिकार। इसका प्रोविजन धारा 60A में है। ये धारा 1929 में संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये 1929 में जोड़ी गई है। इस धारा के अनुसार
अगर आप धारा का एनालिसिस करेंगे, भाषा उसकी क्लिष्ट है, लेकिन 3 मुख्य बातें निकल के आती हैं। नंबर 1, बंधककर्ता बंधक धन शोध होने पर बंधकदार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह बंधकित संपत्ति स्वयं उसे या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को अंतरित कर दे, और ऐसा करने के लिए बंधकदार बाध्य है। दूसरा, इस अधिकार का प्रयोग मूल बंधककर्ता द्वारा किया जा सकता है एवं पार्श्विक यानी जो दूसरा बंधककर्ता है वह भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है यदि वह इसके पूर्विक बंधक का मोचन करा ले। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, इस धारा के प्रावधान उस बंधकदार पर लागू नहीं होंगे जिसका कब्जा अभी उस संपत्ति पर बना हुआ है। तो इस तरीके से तृतीय पक्षकार को अंतरण कराने का अधिकार है। ये तो विधिक भाषा थी। अगर अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, ये कहते हैं कि अगर कोई बंधक धन शोध हो गया है यानी पेमेंट हो चुका है, तो बंधक करता चाहे तो वो संपत्ति स्वयं अपने को वापस करा ले बंधकदार से, या अपने द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को कह दे कि प्रॉपर्टी आप उसको दे। इतनी सी बात। तीसरा है दस्तावेज को निरीक्षण एवं पेश कराने का अधिकार। 60B में राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बंधककर्ता बंधक को मोचन कराने के पूर्व कभी भी बंधकदार के कब्जे में की संपत्ति के हक संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण करने तथा उन्हें पेश कराने का अधिकार रखता है। उसके लिए बंधककर्ता को विहित खर्चों एवं व्यय का भुगतान करना होगा। यानी अगर कोई विधि ने खर्चा नहीं किया, जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं तो उसकी अगर कोई फीस है तो उसका पेमेंट करिए, लेकिन बंधककर्ता के पास ये अधिकार सदैव बना रहेगा कि वो उस डॉक्यूमेंट को, बंधक विलेख को कभी भी उसका निरीक्षण कर सकता है। चौथा पॉइंट है साथ साथ या अलग अलग पृथकतया मोचन कराने का अधिकार। राइट टू रिडीम जो है ये सेपरेटली, साथ साथ या अलग अलग मोचन कराने का अधिकार। यह सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन पर आधारित है। याद रखिएगा, आपके प्री में, जुडिशरी के प्री में ये पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन कहाँ पे है। इसका प्रोविजन सेक्शन 61 में है। ये यही सिद्धांत है जिसका है साथ साथ या अलग अलग मोचन कराने का अधिकार। ये सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन पर आधारित है और इसके अनुसार जहां बंधककर्ता एक ही बंधकदार के पक्ष में 2 या अधिक बंधक निष्पादित किया है और उनमें से 2 या अधिक का मूलधन शोध हो गया है, वहां वह किसी एक बंधक का पृथकतः या 2 या अधिक बंधकों का साथ साथ मोचन कराने का अधिकार। ये तो विधिक भाषा थी। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, ये कहना चाह रही धारा, अगर कोई बंधककर्ता अपनी एक ही प्रॉपर्टी को या एक से अधिक प्रॉपर्टी को एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अवसरों पे बंधक किया हुआ है और उसने उस बंधक धन का पेमेंट कर दिया है, तो बंधककर्ता के अधिकार है कि वो चाहे किसी एक प्रॉपर्टी को या चाहे तो वो पूरी सभी प्रॉपर्टी को एक साथ मोचन करा ले, किंतु आंशिक मोचन कराने का अधिकार नहीं है। जैसे सपोज करिए, अगर किसी ने उसने एक प्रॉपर्टी को उसने 50,000 में बंधक किया है और 25,000 रुपए पेमेंट कर देता है और चाहता है कि आधे संपत्ति का वो मोचन करा ले, वापस कर ले और आधे को छोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर पूरा पेमेंट है तो वो अगर कई प्रॉपर्टी है तो अलग अलग या साथ साथ मोचन करा ले। पांचवा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, भोग बंधक की स्थिति में कब्जा प्राप्त करने का अधिकार। ये धारा 62 है। भोग बंधक की दशा में बंधककर्ता बंधक संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का हकदार है, बशर्ते कि नंबर 1, बंधक संपत्ति के भाटकों या लाभों से बंधक धन का भुगतान हो गया हो, यानी बंधक धन पूरी तरीके से पेमेंट हो गया हो, या अंततः भुगतान हुआ हो और शेष धन बंधककर्ता ने पेमेंट कर दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो उस बंधक संपत्ति का कब्जा पुनः वापस प्राप्त कर सकता है बंधककर्ता। एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस था
के बैरथी वर्सेस पीसी के हाजी AIR 1974। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भोग बंधक में बंधकित धन के शोध हो जाने पर बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त करने का तुरंत हकदार है। और इसी मत का समर्थन PB शंकर वर्सेस आयुब AIR 2020 के मामले में पुनः उच्चतम न्यायालय ने किया। ये 2020 का मामला है, इसमें बिल्कुल करंट अभी हुआ। इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस था धर्मचंद्र वर्सेस फकीर चंद्र AIR 2018। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 30 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी भोग बंधक की स्थिति में बंधकदार को बंधकित संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार नहीं आ जाता है, अर्थात स्वामित्व सदैव बंधककर्ता के पास बना रहेगा। यानी अगर भोग बंधक है और उस पैसे का पेमेंट हो गया है, हर एक परिस्थिति में बंधककर्ता उस संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। छठा पॉइंट है बंधकित संपत्ति में अनुवृद्धि पाने का अधिकार। इसका प्रोविजन सेक्शन 63 में है। सेक्शन 63 एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण सूत्रों पर आधारित है। इसको भी कंपटीशन के लिए भी जानिए। ये अक्सर पूछा जाता है प्री में। एक्सेसियो सेडिट प्रिंसिपले अर्थात वृद्धि मूल का अनुगमन करती है। दूसरा है एक्सेसोरियम नॉन ड्यूसिट सेट एक्विटूर सम प्रिंसिपले। इसका मतलब है कि जो अनुषंगी या सहायक पर संगति है वह मूल का अगुवाई नहीं बल्कि उसका अनुगमन करती है। ये दो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सेक्शन 63 पे आधारित, इसलिए दो आपके कंपटीशन के भी क्वेश्चन मिल गए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन सेक्शन 61 और सेक्शन 63 पे दो प्रिंसिपल है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। अब अगर इस धारा का मतलब निकाले तो इस धारा के अनुसार जहां बंधक धार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है, वहां तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में मोचन किए जाने पर बंधककर्ता ऐसी अनुवृद्धि का हकदार है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, जैसे सपोज करिए कि अगर कोई बंधकित संपत्ति है और उसमें किसी प्रकार की वृद्धि हो गई है जो बंधक करते समय नहीं थी और बंधक धन का पेमेंट हो गया है, तो जब वो कब्जा वापस प्राप्त करेगा तो जितनी कुछ उसमें वृद्धि हुई है उस वृद्धि को भी वो बंधककर्ता वापस पाने का अधिकार है। इस धारा का यही कहने का मतलब। एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस भी इसके साथ जुड़ा है चंडी अविरा वर्सेस बार्की AIR 1951 ट्रावनकोर। इसमें यह बताया गया कि अनुवृद्धि के अंतर्गत आता क्या है, तो भौतिक अर्जन या परिवर्धन द्वारा संपत्ति में के हित का अर्जन भी शामिल है। इसमें प्राकृतिक अनुवृद्धियां या पृथक्करणीय अर्जित अनुवृद्धियां या अपृथक्करणीय अर्जित अनुवृद्धियां शामिल है। यानी जो प्रकृति के द्वारा अनुवृद्ध हो गई या कुछ ऐसी अनुवृद्धि हो गई जिसे पृथक नहीं किया जा सकता या ऐसी अनुवृद्धि जिसे पृथक किया जा सकता है, वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसी प्रकार से सातवां जो पॉइंट है कि बंधकित संपत्ति में अभिवृद्धि पाने का अधिकार, यानी इंप्रूवमेंट टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर कोई इंप्रूवमेंट हो गया है तो उसको भी पाने का अधिकार है। धारा 63 ये कहती है कि जहां बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान की गई है, वहां मोचन पर बंधककर्ता यदि कोई प्रतिकूल संविदा नहीं है तो पूरी की पूरी अभिवृद्धि भी पाने का अधिकारी है। जैसे यदि एक बंजर भूमि को बंधक किया गया है और बंधक ग्रहीता ने उसे उपजाऊ बना दिया, उपजाऊ में परिवर्तित कर दिया, तो ये एक वृद्धि है। जैसे अगर कोई जमीन को बंधक किया और बंधक ग्रहीता ने उस पर कुआं खोद दिया, ये भी उसके साथ एक वृद्धि मानी जाएगी। तो अगर इस प्रकार की कोई अवृद्धियां हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसे इंप्रूवमेंट को भी बंधककर्ता वापस पाने का अधिकारी है। ये धारा यही कहती है।
8वां पॉइंट है बंधकित संपत्ति का पट्टे का नवीनीकरण कराने का अधिकार, ये 64 है। बंधककर्ता बंधक के दौरान यदि बंधकित संपत्ति का नवीनीकरण प्राप्त करता है तो वहां पे बंधककर्ता मोचन पर नवीनीकरण पट्टे का हकदार है। ये बात एक लीडिंग केस था सोराब जी वर्सेस द्वारका दास AIR 1932 के मामले में कही गई। और इसका अंतिम पॉइंट है बंधककर्ता की पट्टा करने का अधिकार, 65A में है। इस धारा के अनुसार बंधककर्ता जो संपत्ति पर वैध रूप से काबिज है उस संपत्ति को पट्टे पर भी दे सकता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो बंधक, इस क्वेश्चन में बंधक क्या है 58 की बात आई, बंधक के आवश्यक तत्व क्या है और बंधककर्ता के अधिकार क्या है। अगर इसको आप देखें तो याद कैसे होगा, धारा 58 ने 5 पद परिभाषित कर दिया, बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन, बंधक विधि। आवश्यक तत्व में 4 बातें आ गई, अंतरण प्रतिफल के साथ होना चाहिए, अंतरण हित का होना चाहिए, अंतरण अचल संपत्ति का होना चाहिए और अंतरण का मूल उद्देश्य वो ऋण के शुद्ध धन को पेमेंट करना हो। अब जो बंधककर्ता के हमने अभी जो 9 अधिकार एक्सप्लेन किए हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद कैसे किया जाए। अगर आप देखें ये 9 पॉइंट आपके लिखे गए हैं, अगर एक एक पॉइंट का पहला अल्फाबेट लीजिए, जैसे मोचन का अधिकार माँ, तृतीय पक्षकार का अधिकार ता, दस्तावेज के निरीक्षण का अधिकार दा, साथ साथ मोचन का अधिकार साथ साथ, भोग बंधक की स्थिति में पहला अक्षर भा, बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि का अधिकार बा, बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि का अधिकार बा, बंधकित संपत्ति में नवीनीकरण का अधिकार बा, पट्टा करने का। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने हर एक को थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन किया है। अगर इस सब को आप एक सेंटेंस बनाइए और आपसे कोई पूछे कि मार्गेजर के राइट्स क्या है और सबको मिला दीजिए तो बन क्या रहा है, मत दे माता मत दे साथ भावी एवं बीवी का, नहीं तो बंधकित संपत्ति का पट्टा हो जाएगा। कोड बनाया है याद करने के लिए, पार्ट ऑफ आंसर नहीं है ये। मत दे साथ भावी एवं बीवी का, नहीं तो बंधकित संपत्ति का पट्टा हो जाएगा। अगर आप इस कोड को खोलें बड़ी आसानी से, देखो माँ मोचन का अधिकार, ता तृतीय पक्षकार के प्रति अंतरण कराने का अधिकार, मत दे दस्तावेज के निरीक्षण या पेश कराने का अधिकार, मत दे साथ साथ या पृथकतया मोचन कराने का अधिकार, मत दे साथ भावी भोग बंधक की स्थिति में कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकार, भावी बंधकित संपत्ति में अनुवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार, भावी एवं बंधकित संपत्ति की अभिवृद्धि, फिर आया फिर बंधकित संपत्ति के नवीनीकरण का, यानी भावी एवं को हमने सेंटेंस के लिए मिलाया है, एवं का कोई मतलब नहीं, भावी एवं बीवी का, नहीं तो पट्टा हो जाएगा। इसको हमने पूरी बात लिख दी कि बंधकित संपत्ति का पट्टा कराने का अधिकार। इस तरीके से अगर आप कोड खोल देंगे, सारी धाराएं लिखी हुई हैं, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही बंधकदार के अधिकार पे भी वो आपको ये वीडियो उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो ठीक, नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।